अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज एक बार फिर से खुशामदीद है, स्वागत है, वेलकम है आप लोगों का उर्दू 10th उर्दू के चैप्टर नंबर 27 में। जी हाँ दोस्तों, कल तक 26 चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे 27 चैप्टर, जिसको लिखा है मुबारक अजीम आबादी ने, जो कि गज़ल है। तो हम पहले मुबारक अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में ज़रूरी है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो पहले हम इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि गज़ल क्या होता है। और इसमें 2 चैप्टर है, तो हम दोनों चैप्टर को एक ही बार पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटा छोटा गज़ल है तो दोनों को पढ़ लेंगे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं मुबारक अजीम आबादी के बारे में, जो कि मुसन्निफ यही है, ठीक है। तो इनकी पैदाइश जो है वो 21 अप्रैल 1869 को हुई थी। कब हुई? 21 अप्रैल 1869 को जुमा के दिन ताजपुर जिला दरभंगा में हुई थी। यानी कि 21 अप्रैल 1869 को इनकी पैदाइश जुमा के दिन दरभंगा में हुई थी, ठीक है। ताजपुर जो गांव का नाम, छोटे से गांव का नाम है ताजपुर, और जिला दरभंगा में इनकी पैदाइश हुई थी। मैट्रिक तक तालीम हासिल की। कहां तक तालीम? मैट्रिक तक तालीम हासिल की। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो तालीम जिसका छूट जाता है वो आगे नहीं कर पाते। डिग्री होती है वाकई, तालीम तो दिमाग में, जहन में होना चाहिए। तो इन्होंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल की। अब 1892 में मिर्जा दाग देहलवी के शागिर्द हो गए। मिर्जा दाग देहलवी के शागिर्द कब हुए? 1892 में ये मिर्जा दाग देहलवी के शागिर्द हो गए। शागिर्द के माने मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट विद्यार्थी को हम शागिर्द कहते हैं। तो ये जो थे 1892 में मिर्जा दाग देहलवी के शागिर्द हो गए। ऑब्जेक्टिव में याद रखोगे। इनका शेरी मजमुआ, इन्होंने शेरी मजमुआ यानी शेरी किताब निकाला जलवाए दाग के नाम से, इन अपने नाम पर लिखा। जलवाए दाग जो क्या 1951 में, कब निकला? 1951 में जलवाए दाग नाम से इन्होंने एक अपना शेरी मजमुआ निकाला। और उसके बाद फिर फारसी की 2 किताबें निकाली इसने। फारसी की कितने किताबें लिखी? फारसी की 2 किताबें लिखी उन्होंने। कौन सा? मीज़ानुल तब और तबिल कबीर। मीज़ानुल तब और तबिल कबीर के नाम से 2 किताबें लिखी है फारसी में। पहले तो शेरी मजमुआ जलवा दाग नाम से, और फिर फारसी में लिखी। उसके बाद क्या लिखा? 1954 में। कब? 1954 में हुकूमत हिंद ने इनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए मबलगा 100 रुपये माहनामा वजीफा, यानी कि इन्होंने 1954 में अदबी कारगुजारियों को, समाज को अच्छा बनाने के लिए तौर तरीका वाला अदब वाला काम किया। तो सरकार ने इनकी अदबी कारगुजारियों को, काम को देखते हुए कहा कि इन्हें 100 रुपया महीना दिया जाएगा। 100 रुपया माहवार वजीफा। वजीफा जो होता है ना सरकार की तरफ से जो मिलता है ना, उसे हम वजीफा कहते हैं। तो इन्हें कितना 100 रुपया मिलता था? वजीफा 100 रुपया वजीफा मुकर्रर कर दिया हिंदुस्तानी सरकार ने। उर्दू शायरी में इन्होंने उर्दू शायरी जो की, तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद जो थे वो दाग देहलवी थे। यानी मुबारक अजीम आबादी ने उर्दू में जो शायरी सीखी, तो किससे सीखी? तो दाग देहलवी से। तो ये उर्दू में दाग देहलवी के शागिर्द हो गए, यानी स्टूडेंट हो गए। उसके बाद फिर फारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद जो थे वो अब्दुल हमीद परेशान थे। क्या नाम था? हमीद परेशान। मतलब ये हो सकता है हमीद परेशान साहब जो है बचपन में अपने माँ बाप को परेशान किए होंगे, तो इनका नाम परेशान रखता है ना। तो उर्दू में दाग देहलवी के शागिर्द थे, और फारसी में जो थे वो अब्दुल हलीम परेशान के शागिर्द थे। इनका इंतकाल जो था वो 12 सितंबर 1958 को। कब हुआ? 12 सितंबर 1958 को। कब हुआ? 1958 को। यानी ये कुल मिलाकर के 90 साल की उम्र तक जिए। ये लगभग 90 साल तक की उम्र में तक जिंदा रहे। ये 90 साल तक जिंदा रहे, और 70 सालों तक, पूरा का पूरा 70 साल तक ये शेर व शायरी करते रहे। यानी 90 साल तक की इनकी जिंदगी रही, और उस 90 साल में ये जो है वो 70 सालों तक शेर व शायरी करते रहे। जिंदगी की आखिरी लम्हात तक ये शेर व शायरी करते रहे। तो ये थी मुबारक अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी, जो को ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब हम जानेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं, और इनके गज़ल के 2 पार्ट्स हैं, 2 चैप्टर स्टेप्स हैं। तो उसको मैं अब पढ़ाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऑब्जेक्टिव अपने कॉपी में नोट। चलिए, तो हम चैप्टर में पहुंच चुके हैं। अब आपको हम पढ़ाते हैं पहला चैप्टर। तो ये गज़ल है। अब हम जानते हैं गज़ल जो है वो गज़ल अरबी से आया, अरबी से फ़ारसी में आया, फ़ारसी से फिर उर्दू में आया, और ऐसे ऐसे उर्दू में आकर के गज़ल को बहुत ही ज़्यादा मतलब के बुलंदी मिल गई और बहुत ज़्यादा चलने लगा। अब हम जानेंगे गज़ल कहते किसे, गज़ल है क्या। तो देखिए, गज़ल के माने क्या होता है? गज़ल के माने होता है औरतों से बात करना या औरतों की बात करना,
है ना। औरतों के हुस्न खूबसूरती की बात करना, ऐसा कोई भी गजल ना होगा जिसमें हुस्न की खूबसूरती की बात ना होती। ये पहले था कि गजल के माने सिर्फ इश्किया बात करना, मोहब्बत की बात करना, औरतों की खूबसूरती के बारे में बात करना। लेकिन अब जमाने जदीद में जो है वो गजल का भी मतलब बदल चुका है। हम सामाजिक नोयत में गजल लिख सकते हैं, है ना। हम मतलब के पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिक्स पे लिख सकते हैं। यानी अब गजल का कोई फिक्स नहीं रहा। अब हम गजल के मतलब के रूहानी हो सकता है, तो गजल को अब कई चीज़ों में, समाजी, सियासी, है ना, अलग अलग चीज़ों में गजल को, पहले था कि सिर्फ इश्क की बात होगी, अब कोई भी बात हो सकती है गजल में, ठीक है। अब हम जानेंगे गजल। तो गजल, अब हम ये बताते हैं आपको कि गजल को पहचानोगे कैसे कि गजल कौन है ना। गजल में काफिया होता है, रदीफ होता है, मिसरा होता है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, मिसरा क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि शेर के पहले लाइन को, यहां देखिए, पहले शेर में ये जो है ना, ये पहला, ये आप देख रहे हो ना, ये इसको हम मिसरा कहते हैं। यानी एक शेर में दो मिसरे होते हैं। ये देखिए, ये जो हमने घेरा, ये एक मिसरा हो गया, और फिर इसी से यहां आया है ये दूसरा मिसरा हो गया, आपको मिसरा टू हो गया। तो एक शेर जो होता है वो दो मिसरे से बना है। तो हम यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस शेर में टोटल मिसरे कितने हैं, 8 मिसरे हैं। कितने मिसरे हैं, 8 मिसरे हैं। एक मतलब एक 8 मिसरे हो गए, मिसरा एक एक लाइन को बोलते हैं। अब दो मिसरे का एक शेर होता है। यहाँ देखिए, एक और एक, ये एक मिसरा, ये एक मिसरा, दोनों मिलके एक गजल, मतलब एक शेर बना। फिर ये एक ही, तो 8 मिसरों में से गजल कितनी बन जाएगी, 4 गजलें बनेगी, है ना, 4 शेर बनेगा, सॉरी, है ना। तो ये एक एक लाइन का जो होता है वो एक मिसरा होता है, ये दूसरा मिसरा है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका 4 शेर हो गया ये, ठीक है। अब हम जानेंगे कि रदीफ किसे कहते हैं और काफिया किसे कहते हैं। तो आप लोग शेर और मिसरा समझ चुके हैं। एक शेर में दो मिसरे होते हैं, दो मिसरे का एक शेर होता है। अब हम आपको समझाते हैं कि रदीफ क्या होता है और काफिया क्या होता है, ठीक है। रदीफ और काफिया क्या होता है कि सबसे पहले हम रदीफ समझेंगे कि जो शेर शुरू होता है ना, कोई भी मिसरा शुरू होता है, तो उसके पहले मिसरे का आखिरी वाला, पहले मिसरे का याद रखना, पहले मिसरे का आखिरी वाला, जैसे साअतें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए, फिर के आने की नहीं नादा घड़ियां जो गए। तो ये गई जो है, ये दोनों हमारा क्या हो गया, रदीफ हो गया। और याद रखना, ये रदीफ किसी भी गजल शेर के पहले दोनों मिसरे में होगा। ध्यान से सुनना बात को, पहले दोनों मिसरे में ये रदीफ होगा। साअतें गुजरी जो गफलत में समझ लो खो गए, फिर के आने की नहीं नादा घड़ियां जो गई। तो पहले दोनों मिसरे में ये रदीफ होगी, उसके बाद पहले किसी शेर के मिसरे में रदीफ नहीं होगा, अब सबके दूसरे में होगा। क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक नहीं है, दिल में आए दिल में ठहरे दिल में कांटा बो गए, है ना, पहले में नहीं है, दूसरे में है। फिर घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था, तुम ना आए हसरते आके मुझको रो गए। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी गजल के पहले दोनों मिसरे में, पहले शेर में दोनों में रदीफ होगा, उसके बाद किसी भी पहले वाले मिसरे में रदीफ नहीं होगा, सबके दूसरे मिसरे में रदीफ होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि रदीफ समझ गए होंगे आप, है ना। रदीफ का मतलब क्या है कि लास्ट वाला दोनों या हो गए। यहां भी देख लिए, सोज़े दिल बश के आंखों में बूंद तवे की बूंद है, और वह यूं ताना सावन की झड़ियां हो गई, ये है ना। तो इसे हम रदीफ कहते हैं। रदीफ समझ में। अब हम जानेंगे कि काफिया क्या होता है। देखिए, काफिया क्या होता है कि किसी भी रदीफ के पहले, यानी शेर की किसी भी मिसरे के रदीफ जो होता है ना, रदीफ से पहले, जैसे यहां देखिए, साअतें गुजरी जो गफलत में समझ लो खो खो खो, फिर के आने की नहीं जो नादा घड़िया जो मिली। तो ये रदीफ से पहले जो हमसूत लफ्ज टाइप का, जिसका प्रोनाउंसिएशन मिले, साउंड मिले, भले अल्फाज जैसा लिखा हो, साउंड मिले ना, उसे हम काफिया कहते हैं। जैसे देखिए, फिर देखिए, क्या कहें क्या क्या तेरी निगाहों ने किया सलूक, दिल में आए दिल में ठहरे दिल में कांटा बो गई, है ना। तो यहां देखिए, खो, जो, बो, रो और हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि साउंड मिल रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन, तो ये आपका काफिया हो गया। तो आपको काफिया और रदीफ समझ में आ गया, शेर मिसरा समझ में आ गया।
एक बार और हम आपको दोहरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये समझ ले फिर कि अब किसी भी शेर का जो होता है वो पहला दोनों मिसरा, यानी साअतें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गए, फिर के आने की नहीं नादा घड़िया जो गए, तो ये आप समझ लो ये दोनों जो होता है, किसी भी शेर का पहला मिसरा जो होता है उसे हम मतला कहते हैं। किसी भी शेर का पहला मिसरा जो होता है उसे हम मतला कहते हैं, ठीक है। और आखिरी मतले को, आखिरी को हम, जो किसी भी शेर का आखिरी मिसरा होता है उसे हम मक्ता कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि किसी भी शेर के पहले मिसरे को हम मतला कहते हैं और किसी भी शेर के आखिरी मिसरे को हम मक्ता कहते हैं। यहाँ एक चीज और है कि मक्ता जिसमें शायर अपना नाम डालता हो उसे मक्ता कहते हैं। तो हम एक बार आपको फिर से समझा दें कि देखिए, गजल जो होता है वो शेर जो होता है वो दो मिसरे से बना होता है, दो मिसरे से, हर शेर में दो मिसरा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि दो मिसरे से होता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक मिसरा दो मिसरा बन के एक शेर बना, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रदीफ किसे कहते हैं, तो खो गए, जो गए, ये गए हैं, जो रदीफ हो गया। उससे पहले, रदीफ से पहले जो साउंड प्रोनाउंसिएशन मिलने वाला होता है ये आपका क्या हो गया, रदीफ हो गया। शेर के पहले मिसरे को मतला कहते हैं और आखिरी वाले को हम मक्ता कहते हैं। तो गजल की ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ाने में वक्त नहीं लगेगा। तो चलिए हम पहले मिसरे का आप तशरीह करते हैं, हम शेर की तशरीह करते हैं। पहला है, साअतें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई। साअत यानी वक्त, गफलत में, जिस वक्त को हमने गफलत में, अनजाने में या जानबूझ करके गवा दिया वो बर्बाद हो गई, वो दोबारा नहीं आएगा। फिर के आने की नहीं नादा घड़ियां जो गई, यानी गफलत में हमने जिस वक्त को, जिस लम्हे को, जिस पल को गवा दिया, बर्बाद कर दिया, वो अब दोबारा आने वाला नहीं है। दूसरा कह रहा है, क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक। कह रहा है क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आए दिल में ठहरे दिल में कांटे बो गए। यानी अपनी महबूबा, किसी लड़की को, महबूबा लड़की होती है, किसी लड़की को, अपनी महबूबा को जिसे चाहते हैं उसे कहते हैं कि क्या कहें क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक, तुमने जो मुझे देखा, तेरी निगाहों ने ऐसा सुलूक किया, तुमने जो मुझे देखा कि दिल में आई दिल में ठहरे दिल में कांटे बो गए। यार तुम्हारी नजर में वो तीर था कि जिगर के पार हो गया। तेरी नजर का तीर सनम मेरे जिगर के पार हुआ, वैसे ही तेरी नजरों में ऐसा कटाक्ष था कि मेरे दिल के पार हो गया। भाई कह रहा है कि दिल में कांटे बो के एक नया जख्म, दर्द दे के चले गए। मोहब्बत का दर्द बड़ा खतरनाक होता है। अब है अगला, घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था। घर शब रात, घरे शब वादा मेरा मातम सरा से कम न था, तुम न आए हसरते आ के मुझको रो गई। यानी कि उस दिन, जिस दिन तुमने कहा था कि मैं आऊंगी इतवार को या सोमवार को और तुम ना आई, तो उस इंतजार में मेरा घर उस रात को मातम वाला था। मैं इंतजार में बैठा हुआ था कि तुम अब आओगी, तुम ना आई हसरते आ के मुझको रो गई। यानी कि इंतजार था, तुमने कहा था कि हम आएंगे लेकिन तुम आए नहीं, और मेरी इतनी हसरत, इतनी तमन्ना थी तुम्हें देखने की कि हसरतें मुझको रो गई। मैं तो रो गया तुम्हारे इंतजार में कि तुम ना आए, तुम्हें देख लेता, कब तेरी दीद होगी, नजरों की ईद होगी, तुम्हें देख ही नहीं पाया मैं। अब कह रहा है, सोजे दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है। सोज माने जलन, सोजे दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है। अब तुम ना आए, भाई कोई भी नहीं आएगा तो दुख होगा, तुम जो ना आए तो सोज, जलन मेरे दिल में रह गया, और अश्क आंखों में तवी की बूंद है। अश्क, आंसू हमारे आंखों में बूंद की तरह गिरते जा रहे थे झरझर, और वह यूं ताना जन के सावन की झड़ियां हो गई। तुम न आई, उस दर्द में, उस मतलब मुसीबत में मेरा दिल रोता था, है ना। सोज अश्क आंखों से बूंदे गिरती थी, और कैसा, और वह यूं ताना जन, वो बूंद आंसू की गिरती थी, मुझे ताना मारता था, है ना। और ऐसे कि जैसे सावन की बूंदे झरिया गिरता हो, कहते हैं कि सावन रिमझिम, ये बरसात का सावन, है ना, वैसे रिमझिम बरसात के सावन की तरह गिरता था और मेरा मजाक उड़ा था, ताना देता था कि कहा तो था आएंगे, आना गई मिलने,
नहीं है ना। तो ये आपकी तशरीह हो गई। तो ये पहला गजल, एक गजल था 27 चैप्टर का, बस दूसरा भी 2 मिनट में हम कर देते हैं, 28 भी हम पढ़ लेते हैं। ये दूसरा गजल है, तो ये दूसरे गजल को हम फिर पढ़ते थे कि इसमें क्या कह रहा है कि गिर गए अफसोस किस किस की नजर से, क्या कहें हम हुए क्या क्या खजल इस चश्मे तर से, क्या, यानी कि इस मोहब्बत में हम बहुत सारे लोगों की नजरों से गिर गए, और किस किस की नजरों से गिर गए हम क्या बताएं आपको, नजर से गिर गए हम। यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाल जार, यानी जैसे मैं कह रहा हूं, क्या ऐसे भी कोई मोहब्बत में अपना दास्तां सुनाता है, अपना हाल बताता है? आप तो सुनते नहीं, दीवार दर से क्या गया यार, मैं बार बार आपको अपनी मोहब्बत की दास्तां वो सुनाना चाहता हूं और आप सुनने को तैयार ही नहीं, आप समझने को तो आप सुनना ही नहीं चाहते। तो हम दरो दीवार से क्या कहें जो हमें कोई पलट के जवाब नहीं दे सकता। मोहब्बत में बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपनी बातें दूसरों को सुनाता है। वही बातें मुबारक अजीम साहब कह रहे हैं। तीसरे में कह रहा है सुन रहे हैं ना सहे ना फहम की हम दम बखुद, यानी सुन रहे हैं नासह, नासह मतलब नसीहत देने वाला, जो नसीहत देने वाला है जो सुन रहे हैं, नाफहम की हम दमे, नाफहम यानी जो नसीहत देने वाला है हमें वो ना समझ है कि हम दम बखुद, यानी वो जो नसीहत हमें दे रहा है वो ना समझ है, हमें नसीहत की ज़रूरत नहीं है, हमें एडवाइस नहीं चाहिए, सलाह नहीं चाहिए, वो फिर भी हमें दे रहा है। तो कोई भी चीज़ आप फ्री में लोगे, कोई एडवाइस देगा तो हिंदुस्तान में ये फ्री में मिलता है, वही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कह रहा है हमसे क्या, उस बेखबर से क्या कहें, अरे हमसे क्या कह रहा है, उस बेखबर से हम क्या कहें। कह रहा है दर्दमंदाने मोहब्बत का क्या जाने इलाज, यानी जिस दिल में मोहब्बत का दर्द हो उस दर्द का इलाज वो क्या जाने। वही कह रहा है दर्दमंदाने मोहब्बत का क्या जाने इलाज, चारागर की क्या सुने चारागर का क्या, यानी मोहब्बत का दर्द इधर ऐसा लगा है, ऐसा जख्म है कि हम क्या कहें, क्या वो लोग क्या जाने इलाज, ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। आखिरी में कह रहा है कि हर कदम, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आखिरी के शेर को ही हम मक्ते का शेर कहते हैं। बताया था आखिरी का शेर हो या फिर जिसमें शायर अपना नाम डाले। तो हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम लुटे, खुश जमाल खूबसूरती, यानी मुबारक अपने आप को कह रहे हैं कि हर कदम पर हम खूबसूरती में लुट गए, खूबसूरती हुस्न के चक्कर में हम बर्बाद हो गए, हर कदम पर हम लुटते गए, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नज़र से क्या कहे, यानी इस नज़रों ने ऐसी ऐसी हसीनाओं को, खूबसूरत बलाओं को देखा है कि क्या कहे, और उसी चक्कर में हम बर्बाद हो गए, हम नहीं। ये मुबारक अजीम साहब कह रहे हैं कि हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम लुटे, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नज़र से क्या कहें। तो ये पूरा 2 मिसरा था, 27-28 का, दोनों मैंने समझा दिया, गजल के बारे में बता दिया, मुबारक अजीम। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप खुद से बना लोगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, और नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लोगे। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।